नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोदी जी के कुछ बेहतरीन काम है जो 2014 से 2019 के बीच में जो उनका कार्यकाल था 5 साल का, उसके बारे में बात करने वाले हैं कि उन 5 सालों में मोदी जी ने कौन कौन से अच्छे काम किए और जो उस 2014 से 19 के बीच में जो मोदी जी बुरे काम किए हैं, जो उनकी खराब पॉलिसी रही, वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है। और इस वीडियो में हम सिर्फ मोदी जी की अच्छाइयां देखेंगे, बुराइयां नहीं देखेंगे। इसलिए जो बुराइयां देखना चाहते हैं मोदी जी के बारे में, वो अगली वीडियो देख लेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ हम मोदी जी के बेहतरीन कामों के बारे में बात करेंगे। तो मोदी जी का जो सबसे पहला बेहतरीन काम है वो है आर्टिकल 370 रिमूवल। मोदी जी के मैनिफेस्टो में भी था कि आर्टिकल 370 हटाना है और मोदी जी ने आखिर वो कर दिखाया कि आर्टिकल 370 को हटा दिया। आखिर आर्टिकल 370 होता क्या है आपको हम बताते हैं। देखिए, जब भारत देश आजाद हुआ तब जम्मू कश्मीर एक अलग देश बनना चाहता था, क्योंकि उस समय वहां के राजा हरि सिंह थे और उनका मंत्री शेख अब्दुल्ला था। इन लोगों की मानसिकता थी कि हम जम्मू कश्मीर को एक अलग देश बनाएंगे, ना भारत से मिलेंगे ना पाकिस्तान से मिलेंगे। बाद में पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी जम्मू कश्मीर में आक्रमण कर दिए और जब हरि सिंह की आधी फौज मारा गई, आधी फौज मरने के बाद हरि सिंह को जब देखा कि उन पर आ गई कि उनकी भी जान जा सकती है, तो उन्होंने भारत से मदद की गुहार लगाई। भारत ने उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे और जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने थे तो उन्होंने ब्रिगेडियर उस्मानी जी के नेतृत्व में फौज जो है सेना वहां पर भेज दी जम्मू कश्मीर में। लेकिन जब फौज जा रही थी तो उसी समय जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने फौज को रोक दिया और कहा कि हम अभी फौज नहीं भेज सकते हरि सिंह के पास, हम फौज तभी भेजेंगे जब जम्मू कश्मीर भारत से मिल जाएगा। यानी हरि सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे कि वो भारत से मिलेंगे तभी फौज जाएगी। तब हरि सिंह जो है उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। उसी के बाद भारत की सेना पहुंची जम्मू कश्मीर में और जहां तक पाकिस्तान के आतंकवादियों को ढकेल सकती थी वहां तक ढकेली और वहीं तक भारत का सीमा हो गया। लगभग पीओके जो है वो 30% भारत का कब्जा किया है पाकिस्तान ने। फिर उसके बाद जब संविधान भारत का लिखा जाना था तो उस समय आर्टिकल 370 और 35A जम्मू कश्मीर को दिया गया। ये भारत से एक अलग क्यों बनाता था? क्योंकि आर्टिकल 370 में कुछ ऐसे कानून थे जो बहुत ही खराब कानून थे। पहला जो कानून था कि भारत का संविधान जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होगा, वहां का अपना संविधान रहेगा। जो दूसरा था कि वहां पर डुअल सिटीजनशिप है, एक तो जम्मू कश्मीर का आपको नागरिकता था और एक भारत का नागरिकता था। तीसरा कि भारत का कोई भी व्यक्ति जाकर जम्मू कश्मीर में बस नहीं सकता था परमानेंटली। अगर जैसे मेरा मन करे तो मैं भारत के किसी भी कोने में जाकर बस सकता हूँ, चाहे वो तमिलनाडु हो, राजस्थान हो या मणिपुर हो, किसी भी राज्य में जाकर मैं बस सकता हूँ, वहां पर रह सकता हूँ। लेकिन पहले जम्मू कश्मीर में ये नहीं था। आप जम्मू कश्मीर में जाकर आप परमानेंटली बस नहीं सकते थे। तो वो एक मेजर डिसीजन था मोदी जी की तरफ से कि आर्टिकल 370 को हटा दिया गया और एक बेहतरीन कामों में से जो सबसे पहला बेहतरीन काम था तो ये था। फिर दूसरे की बात करते हैं, दैट इज डिजिटाइजेशन। मोदी जी का ये बहुत ही अच्छा काम था कि डिजिटली कर दिया गया, हर चीज डिजिटली हो गया। पहले बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था आम व्यक्ति को कि अगर किसी को ब्लॉक में काम होता था प्रखंड में तो उसे बार बार ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे। किसी डॉक्टर के पास जाना है, अपॉइंटमेंट बुक करना है तो उसके पास जाइए, फिर अपॉइंटमेंट बुक करिए। फिर क्या होता था कि आपको ट्रेन का टिकट बुक करना है, बस का टिकट बुक करना है तो आपको बहुत ज्यादा चक्कर लगाने पड़ते थे। होटल्स बुकिंग, बहुत सी चीजों का दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, पेमेंट के लिए भी करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही डिजिटाइजेशन आया, हर चीज डिजिटल हो गया। आप घर बैठे बैठे कोई भी सामान ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे आप दवाई अपना मंगा सकते हैं, घर बैठे आप डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, डॉक्टर के साथ वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। आप घर बैठे बैठे ट्रेन की टिकट, बस की टिकट, फ्लाइट की टिकट, कुछ भी होटल्स की बुकिंग, सब चीज कर सकते हैं। आप घर बैठे बैठे क्या कर सकते हैं कि जो ब्लॉक में काम होता है वो घर पे ही एप्लीकेशन आप फॉर्म सबमिट करके वहां पर आप जाकर ब्लॉक में बस वेरिफिकेशन कीजिएगा, आपका हर चीज हो जाएगा। तो एक बहुत ही बेहतरीन काम था मोदी जी को, दैट इज डिजिटली कर दिया गया। अब तो फोन पे, यूपीआई आप पेमेंट भी कर सकते हैं। इससे क्या हुआ, चोरी का बहुत ज्यादा कम डर हो गया लोगों की। हर कोई व्यक्ति पैसा लेकर ज्यादा नहीं होता, जहां भी गए ऑनलाइन पेमेंट कर दिए। तो बड़ा दूसरा मेजर स्टेप था मोदी जी का, दैट इज डिजिटाइजेशन। जो तीसरा सबसे बड़ा था वो था स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन जो है वो सपना था गांधी जी का, उसी को सपना को साकार किया मोदी जी ने। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया और कहा कि हम भारत को स्वच्छ बनाना चाहेंगे। बहुत से लोग यहाँ पर मोदी जी को कहेंगे कि आखिर ये प्लान कहां तक सक्सेसफुल रहा। ये प्लान तो फेल हो गया क्योंकि भारत अभी भी अस्वच्छ है। देखिए, बात रही कि मोदी जी कोई भी प्लान, जब कोई भी कानून बनाते हैं तो उसको फॉलो करना वो हमारी जिम्मेवारी है। अगर हम बात करें कि मोदी जी 5 केजी राशन हर घर दे रहे हैं, 5 केजी चावल, 2 केजी जो है गेहूं मिल रहा है, वो हर किसी व्यक्ति को मिल रहा है। लेकिन मोदी जी ने ये राशन फ्री बंटवा रहा है तो हर किसी व्यक्ति को जाना पड़ता है, जहां उसको मिलता है वहां पर फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन देना पड़ता है, तब वहां से लाता है।
ऐसा तो नहीं होता है कि वो घर है और वहां से वो ला कर दे दिया, फिंगरप्रिंट घर पे ही सब कुछ हो रहा है, आपको वहां पर जाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार आजकल शिखर पान मसाला, गुटखा, ये सब इतना ज्यादा लोग आजकल इसके आदी हो गए हैं, बहुत ही बेकार चीज है ये। इसका प्रमोशन जो है ये वीरेंद्र सहवाग जी, क्रिस गेल कर रहे हैं, फिर से शाहरुख खान कर रहे हैं, टाइगर श्रॉफ। ये बहुत ही खराब बात है कि इनसे कोई इंस्पायर होकर ये सब बहुत ही खराब एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। इन लोग को ये सब नहीं करना चाहिए, कुछ पैसों के लिए कर रहे हैं। उन लोग के लिए कुछ ही पैसा, हम लोग के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन उन लोगों के लिए कुछ ही पैसा है। तो ये बहुत बेकार चीज है। और आजकल लोग इसका उपयोग करके ट्रेन को बिल्कुल तरह से गंदा कर दे रहे हैं। हर जगह हर किसी व्यक्ति आजकल शिखर पान मसाला गुटखा खा खा कर भारत को स्वच्छ कर रहा है। लेकिन बात रही मोदी जी की, तो मोदी जी कानून लाएंगे तो हमें पालना करना है, हमें पालना करना है, ठीक है। वो मोदी जी घर घर थोड़ी जाकर कहेंगे कि तुम स्वच्छ करो, ट्रेन में मत थूको, वो आपकी जिम्मेवारी बनती है। तो मोदी जी का ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन था कि स्वच्छ भारत मिशन। इसके बाद जो है वो टेररिज्म, आतंकवाद। मोदी जी के जो कार्यकाल के पहले 2014 के पहले हमें अक्सर ये न्यूज सुनने को मिलता था कि हमला हो गया, कभी पाकिस्तान वाले हमला कर दिए, सीज फायर का उल्लंघन किया गया, चाइना दबाव बना रहा है भारत पे। लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद पाकिस्तान काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है आतंकवाद को। ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी जी की जो पॉलिसी है पाकिस्तान के खिलाफ लेकर, वो बहुत आक्रामक है। वो पाकिस्तान से ऐसा नहीं कि अगर तुम एक सैनिक मारे हो तो हम बस शांत है भैया, हम तो शांति ही रखेंगे, नहीं। अगर तुम मेरे एक सैनिक को मारोगे तो मैं तुम्हारे 10 सैनिक को मारूंगा। जैसे मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करवाया, तो ये एक अच्छा काम है मोदी जी का। वैसे कुछ लोग कहेंगे कि चाइना दबाव बना रहा है भारत पे, चूंकि अरुणाचल प्रदेश में, तो हम मोदी जी की इस वीडियो में बिल्कुल बुराई नहीं करेंगे, सिर्फ भलाई की, अच्छाई की बात कर रहे हैं। तो टेररिज्म बहुत हद तक कंट्रोल हो गया है मोदी जी के कार्यकाल के दौरान। वैसे भारत में क्राइम रेट इंडेक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है भारत के भीतर, लेकिन हम आतंकवाद की बात करें जो भारत के बाहर की बात करें। इसके बाद जो है वो बिजनेस। मोदी जी ने बिजनेस को लेकर बहुत बड़ा स्टेप उठाया कि कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस करना चाहे तो सरकार उसे पैसा देती है खुद, कि हाँ तुम पैसा ले लो और बिजनेस करो, जब तुम्हें प्रॉफिट आए तो तुम उसको जमा कर देना। तो ये मतलब मोदी जी का कहना था कि अपना मालिक खुद बनो। वैसे मोदी जी ने एक न्यूज के दौरान कहा था कि अगर आपके स्टूडियो के बाहर कोई ठेला लगाकर पकौड़ा बेचता है तो उसे आप रोजगार कहिएगा कि नहीं। देखिए वो रोजगार नहीं है, बात मानते हैं, वो जीविका ही है। पकौड़ा बेचता है वो उसके लिए जीविका है। लेकिन मोदी जी का वहां पर कहने का था कि हर कोई अपना रोजगार स्टार्ट करे, अपना बिजनेस स्टार्ट करे, तो वो अपना मालिक खुद बनेगा। ये बहुत बड़ा मेजर स्टेप था मोदी जी की तरफ, मोदी जी के द्वारा। इसके बाद से जो अगला स्टेप था मोदी जी का, डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। नोटबंदी करके मोदी जी ने बहुत हद तक ब्लैक मनी जो था वो भारत से बाहर लाए। लोगों को मालूम चला कि कौन कौन इतना ज्यादा अधिक पैसा छिपा कर रखता है। देखिए इससे फायदा क्या हुआ कि जो पहले बड़े नोट छापा होगा, जैसे आप अगर हाई वैल्यू करेंसी छापते हैं, यानी 2000 के नोट छापते हैं, 1000 के नोट छापते हैं, तो उनको थोड़ा छिपाना आसान हो जाता है। लेकिन यदि आप लो वैल्यू करेंसी छापते हैं, यानी 500 का, 100 का, 200, तो उसको थोड़ा सा हाइड करना बहुत मुश्किल होता है। तो डिमोनेटाइजेशन मोदी जी करके एक अच्छा स्टेप लाए। वहां पर लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन ये एक अच्छा स्टेप था। इसके बाद मैं एक और स्टेप ऐड करूंगा, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इन मोदी जी के समय में इन रोड की जो कनेक्टिविटी है वो बेहतरीन हो गई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देख लीजिए, बहुत बढ़िया बढ़िया रोड का निर्माण किया गया मोदी जी का। बड़ो मुंबई एक्सप्रेसवे अभी हाल ही में उसका उद्घाटन हुआ। तो बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स थे मोदी जी के जो रोड की कनेक्टिविटी को बेहतर किया। मोदी जी के पार्टी में कुछ बेहतरीन नेता हैं, जैसे नितिन गडकरी जी हो गए, फिर से एस जयशंकर जी हो गए, फिर से अजीत डोभाल जी हो गए। ये कुछ इतने अच्छे अच्छे नेता हैं कि वो किसी पार्टी में रहे, उनको अपने पार्टी से मतलब नहीं, वो अपने वर्क पे फोकस देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मंत्री हैं, स्मृति ईरानी जी और निर्मला सीतारमण जी इज वन ऑफ द वर्स्ट मिनिस्टर इन बीजेपी। सबसे बेकार नेता अगर कोई हमको लगता है बीजेपी में तो वो निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर है। ये बात मैंने इसलिए इंग्लिश में बताया है क्योंकि वो अगर जैसे हर कोई भाषण देता है तो हिंदी में बोलता है। तो आप अगर फाइनेंस मिनिस्टर है, जब आप बजट पेश कर रहे हैं तो उसे इंग्लिश में क्यों बता रहे हैं, आप उसे हिंदी में बताइए कि भारत के हर व्यक्ति को समझ में आ सके कि हाँ आपने क्या बताया, क्या पॉलिसी है उसके लिए। तो वहां पर उनको हिंदी में बोलना चाहिए। ये सबसे बेकार मिनिस्टर है कोई तो निर्मला सीतारमण जी। तो ये कुछ अच्छे काम थे मोदी जी के 2014 से 19 के बीच में। और जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम बताएंगे कि मोदी जी के कौन से बेकार काम भी थे 2014 से 19 के बीच में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।